अगला टॉपिक। नमस्कार मित्रों, मैं विज्ञान शिक्षक आर.एस. चौहान मॉन्टर एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर, अपने घर पर सभी कुशल मंगल होंगे। और हम कोशिका विज्ञान पढ़ रहे थे। अब तक अपना सेकंड टॉपिक चल रहा था। पहला टॉपिक अपना था विज्ञान का सामान्य परिचय, दूसरा टॉपिक था अपना कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान अपना टॉपिक समाप्त हुआ है और उसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे कल करेंगे। उससे प्रत्येक कंटेंट से संबंधित क्वेश्चन हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आने वाली परीक्षाओं में के लिए महत्वपूर्ण है और पूछने की पूरी संभावना है। उन क्वेश्चनों का अपन कलेक्शन करेंगे कम्प्लीटली और उनको एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में आपका उन क्वेश्चनों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। और वो क्वेश्चन वही होंगे जो अक्सर बार बार अब तक जो एग्जाम हुए हैं बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। उनका अपन कलेक्शन लेकर आएंगे और उनको अपन तरीके से करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अपने जो क्वेश्चन हैं अपन यहाँ पर कराएंगे वो आपको यहीं पर याद करा दें। और जो आज तक आपको क्वेरी रहती है, समस्या आती है क्वेश्चन करने में, उनका भी अपन समाधान करेंगे। और जो क्वेश्चन आप देखते हो अन्य यूट्यूब के ऊपर जो क्वेश्चन गलत आंसर दे रखे हैं उनका भी अपन विस्तार से समाधान करेंगे। और अपनी एनसाइट संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनका भी अपन समाधान करेंगे। नेक्स्ट अपना आज का टॉपिक अपन देना चाहेंगे, क्योंकि हमने कोशिका पढ़ ली है और कोशिका के बाद में हम उत्तक या टिश्यू पढ़ेंगे, क्योंकि कोशिकाएं मिलकर जो निर्माण करती है वो संरचना है उत्तक, टिश्यू। तो आज हम कोशिका के पश्चात में टिश्यू का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो अपना तीसरा चैप्टर है। पहला अपना चैप्टर था विज्ञान का सामान्य परिचय, दूसरा अपना चैप्टर था साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान, अपना तीसरा जो चैप्टर है या उत्तक या टिश्यू, उत्तक या टिश्यू। तो अपन आज देखने जा रहे हैं उत्तक या टिश्यू में। तो अपना टॉपिक जो ये थर्ड नंबर है, जो ये थर्ड नंबर टॉपिक है, 3 नंबर यह है उत्तक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, उत्तक या टिश्यू। मैंने आपको बताया था कि कोशिका जब मिलती है और उसके समूह को, जब ये कोशिकाएं मिलती हैं तो इनका समूह बन जाता है, ठीक है। उसको अपन कहते हैं उत्तक या टिश्यू, ठीक है। लेकिन ये कोशिकाएं कौन सी है, हम सभी कोशिकाओं के समूह को उत्तक नहीं कह पाएंगे, इसलिए हमारी उत्तक की एक मेन परिभाषा आएगी जो उत्तक को डिफाइन करेगी। लेकिन वास्तव में ये जो उत्तक है ये अनेक कोशिकाओं का समूह है, अनेक कोशिकाएं मिलकर निर्माण करती है उत्तक का। और हम अब उत्तक के बारे में थोड़ा सा इसकी परिभाषा क्या है कि वास्तव में इसकी परिभाषा हम किस रूप में दे सकते हैं, तो उत्तक की परिभाषा अपन देना चाहेंगे। उत्तक किसे कहते हैं, व्हाट इज टिश्यू, उत्तक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि समान कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हो और जिनके कार्य समान हो, यदि वे कोशिकाएं आपस में समूह बना लेती है, आपस में ग्रुप बना लेती है, तो उसको अपन टिश्यू या उत्तक कहते हैं। अर्थात हम कहना चाहेंगे कि समान उत्पत्ति, जिनका ओरिजिन समान हो, समान उत्पत्ति एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। बात यह आएगी कि आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं, मैंने देखा है कि कई यूट्यूब पर चल रहा है कि सर संरचना भी समान होनी चाहिए, संरचना भी समान होनी चाहिए। यहाँ पर बातें 2-3 बातें लिखवाते हैं अक्सरली, कौन कौन सी, एक तो उनकी उत्पत्ति समान होनी चाहिए, एक तो उनकी उत्पत्ति समान होनी चाहिए, उत्पत्ति ओरिजिन समान होना चाहिए। दूसरा
उनके कार्य फंक्शन समान होनी चाहिए। हम यहाँ पर इन दो की बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि कई लोग ये भी बता रहे हैं कि उनकी संरचना, उन जो कोशिकाएं हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर भी समान होनी चाहिए। उन कोशिकाओं के समूह को, ये सारी उन कोशिकाओं में ये तीनों लक्षण हो। किसकी बात कर रहे हैं हम? कोशिका में जो कोशिकाओं का समूह बन रहा है उनकी उत्पत्ति भी एक समान होनी चाहिए। एक समान उत्पत्ति क्या हो? एक समान। और उनके कार्य भी क्या होना चाहिए? समान। और अब तक हम ये पढ़ रहे थे उनकी संरचना भी क्या होनी चाहिए? समान। लेकिन ये जरूरी नहीं है, संरचना समान हो भी सकती है, नहीं भी हो, लेकिन ये दोनों शर्तें जरूरी है कि उनकी उत्पत्ति समान होनी चाहिए और उनके कार्य समान होनी चाहिए। उन्हीं के समूह को, उन्हीं कोशिकाओं के समूह क्या कहेंगे अपन? उत्तक कहेंगे। उन्हीं कोशिका समूह क्या कहेंगे अपन? उत्तक कहेंगे। अर्थात जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान हो ऐसी कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। तो अपन यहां पर लास्ट में चलते हैं कि अब उत्तक पर लेकर आएंगे अपन, उत्तक पर लेकर आएंगे कि उत्तक क्या है वास्तव में। तो हम यहां उत्तक की परिभाषा क्या देंगे, ये देखिए। उत्तक की परिभाषा समान उत्पत्ति एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पर एक बात यहाँ हम नोट डालकर लिखते चलेंगे। नोट डाल लीजिए यहाँ पर, नोट। इन कोशिकाओं की संरचना, इन कोशिकाओं की संरचना समान हो भी सकती है, समान हो भी सकती है तथा नहीं भी। यहाँ अपन कोशिका की परिभाषा उत्तक की परिभाषा देते चल रहे हैं कि उत्पत्ति समान हो और कार्य समान हो, उनका समूह बन जाए तो उत्तक कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर संरचना के बारे में लिखेंगे कि इनकी संरचना समान हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी उत्तक कहलाएगा, और संरचना असमान हो तब भी उत्तक कहलाएगा। लेकिन शर्तें ये हैं कि ये दो शर्तें तो कंप्लीट होनी चाहिए कि कार्य और उत्पत्ति तो समान होनी चाहिए, कार्य उत्पत्ति तो समान होनी चाहिए। जैसे ही मैं बोर्ड पे लिखता हूँ तो आज आप ऐसा करना कि या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, या नॉर्मली तरीके से अपना आप तारना चाहो वैसे तार लेना। बाकी कोई डाउट नहीं रहेगा, शायद भी किसी भी टॉपिक में, और डाउट हो फिर कमेंट में आप कर देना। लेकिन लाइक और शेयर अवश्य करें जिससे हमारा मनोबल बढ़े। और अब अपन नेक्स्ट चलते हैं कि जो औत्की है वो उत्तक का, सभी उत्तकों का अध्ययन है, स्टडी है। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं अपन चलते हैं उत्तकों का अध्ययन। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन को हम बोलेंगे औत्की। उत्तकों का अध्ययन औत्की कहलाता है। हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? उत्तकी। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? उत्तकी। इसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट अपन जो सबसे पहले उत्तक शब्द दिया था, सबसे पहले उत्तक शब्द किसने दिया? सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि उत्तक शब्द किसने दिया? ग्रू ने। उत्तक शब्द किसने दिया? ग्रू ने। उत्तक शब्द सबसे पहले ग्रू ने दिया था। नेक्स्ट अब अपन यहां पर देखेंगे ओत्की हिस्टोलॉजी। ओत्की हिस्टोलॉजी, तो ओत्की की अवधारणा, ओत्की का अध्ययन, ठीक है, ओत्की किसने कहा सबसे पहले? यदि अपन देखेंगे ओत्की हिस्टोलॉजी, ओत्की सर्वप्रथम कहा या ओत्की का सर्वप्रथम अध्ययन किया मार्सेलो मेलपिगी। मार्सेलो मेलपिगी सर्वप्रथम ओत्की का अध्ययन या सर्वप्रथम ओत्की जो कहा उसका बारे में अध्ययन किया, वो कौन था? मार्सेलो मेलपिगी। मार्सेलो मेलपिगी। और जो सबसे पहले उत्तक शब्द दिया गुरु ने दिया था। गुरु, GREW, गुरु ने दिया था सबसे पहले। और इस ओत्की का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? मार्सेलो मेलपिगी ने। मार्सेलो मेलपिगी ने सबसे पहले इसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट अपन चलेंगे, अब हम दरअसल देखेंगे कि जो हम उत्तक पढ़ेंगे, उत्तक मूल रूप से पादप में भी उत्तक होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल होती है, तो प्लांट सेल आपस में समूह बनाती है, संरचना बनाती है, वो पादप उत्तक कहलाएंगे। दूसरी जो एनिमल सेल आपस में समूह बनाती है, वो एनिमल टिश्यू या जंतु उत्तक कहलाएंगे। तो अपन बारी बारी से इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो हम पहले अध्ययन करेंगे प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक का, क्योंकि पादप कोशिकाएं जिन कोशिकाओं की उत्पत्ति समान हो और कार्य समान हो, वो आपस में समूह बनाकर, लेकिन प्लांट सेल हैं तो पादप उत्तक का निर्माण करेगी। लेकिन हम यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट को अपन कंप्लीटली, जो अपन को दोनों पार्ट हैं, पहला पार्ट अपन होगा अपना होगा, फर्स्ट पार्ट होगा पादप उत्तक, पादप उत्तक, अपना सेकंड पार्ट होगा जंतु उत्तक, जंतु उत्तक, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। तो इनका अपन एक चार्ट के रूप में अभी देखते हैं हमें कौन कौन से प्लांट टिश्यू पढ़ने हैं, उनका कैसा कैसा वर्गीकरण है। तो अपन उत्तकों का वर्गीकरण अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या वर्गीकरण है। तो अपन पहले एक चार्ट बनाएंगे, वो चार्ट बनाने के बाद में हमारे कंप्लीटली जहाँ तक हम पढ़ेंगे उस चार्ट के अंदर सब कुछ आ जाएगा। वो चार्ट भी हमें याद होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। अब इनके नाम से ही मालूम चल जाएगा। इंग्लिश वर्जन तो आपको देखना नहीं है, लेकिन जैसे मृदु उत्तक, हरित मृदु उत्तक, हरा है, हरे के अंदर प्रकाशन क्रिया होगी, वो भोजन बनाएगा। तो इनके नाम से ही हमें लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अपन इसको अपन लेकर चल रहे हैं। तो उत्तकों का वर्गीकरण, उत्तकों उत्तकों का वर्गीकरण, उत्तकों का वर्गीकरण। तो हम इन उत्तकों को मूल रूप से दो भागों में बांटेंगे। पहला है अपना है पादप उत्तक, दूसरा है अपना है जंतु उत्तक, ठीक है। तो पादप उत्तक का कैसे डिवाइडेशन करेंगे, ठीक है,
और जंतु ऊतक हम कैसे कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जंतु पादप ऊतक में क्वेश्चन अक्सर ज्यादा आ रहा है, अक्सरली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्लांट टिश्यू में पूछा जा रहा है। और यहां से आपको बताऊं कि क्वेश्चन कहां से उठता है कि एनिमल बॉडी की बात करना चाहूंगा, मानव की बॉडी की बात करना चाहूंगा, मानव सेल की बात करना चाहूंगा कि उपकला ऊतक कहाँ उपस्थित होता है, पेशी ऊतक कहाँ होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो अपने अंग हैं, जो अपने अंग किस ऊतक से बने हैं उसके बारे में पूछता है कि इस अंग में कौन से ऊतक है, ये ऊतक कहाँ पाया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। और जहां से क्वेश्चन उठता है, मैंने पहले बताया था कि ऊतक क्या है, ऊतक के बारे में क्वेश्चन कैसे उठाएगा कि निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन है, या फिर निम्न में से असत्य कथन है, उल्टा पूछता है आजकल, निम्न में से असत्य कथन है। ये देगा आपके सामने कि वे कोशिकाएं ऊतक होते हैं, ऊतक होते हैं। ये देगा उत्पत्ति व कार्य समान वाली कोशिकाएं भी जिन कोशिकाओं की संरचना समान हो, जिन कोशिकाओं की संरचना समान हो, सी ऑप्शन, जिन कोशिकाओं की उत्पत्ति समान हो, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो अपन यहां देखेंगे संरचना को, अपन देखेंगे संरचना समान हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति समान हो नहीं, ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं, बच गया एक उत्पत्ति और कार्य समान। संरचना समान हो भी सकती है और नहीं भी। तो सत्य और असत्य कथन, ठीक है, सत्य और असत्य कथन पर यहां से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा पूछेगा कि ऊतक शब्द किसने दिया। अक्सर जो क्वेश्चन अब आ रहा है, ये आ रहा है कि ऊतकों का अध्ययन कहलाता है औतकी या हिस्टोलॉजी। जो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार वो है कि ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी या औतकी। हिस्टोलॉजी, कई बार तो वो हिस्टोलॉजी इंग्लिश वर्जन है, उसको हिंदी में लिख कर दे देगा आपके, और क्वेश्चन आपका पूछ लेगा और वो ऑप्शन के अंदर देगा आपको इंग्लिश वर्जन को हिंदी में लिख के। तो अपन यहाँ पर आते हैं ऊतकों का वर्गीकरण। तो मैंने बताया था अभी आपको, अपन फर्स्ट वर्गीकरण पढ़ेंगे, पादप ऊतक। अपन सेकंड वर्गीकरण पढ़ेंगे जंतु ऊतक। ठीक है, अब पादप ऊतक का अपन डिवाइडेशन कर देंगे। और जंतु ऊतक का अपन जो प्रकार हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चन अपना बनता है, लगभग क्लियर हो जाएगा। हम ये लगभग 4 प्रकार के जंतु ऊतक पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले पादप ऊतक जब अपना एंड हो जाएगा उसके बाद ही अपन जंतु ऊतक को लेंगे। तो अपना जो जंतु ऊतक है पहला, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उपकला ऊतक। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है अपना, दूसरा है अपना नंबर 2 पेशी ऊतक। ये पेशी ऊतक, उपकला ऊतक अक्सरली थोड़ा यहाँ पता के चलूंगा, अपनी जो त्वचा होती है डर्मिस एपोडर्मिस, ठीक है, एक तंत्र है, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सी है, त्वचा, स्किन होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन होती है। और उपकला ऊतक डर्मिस एपोडर्मिस इधर में ही अपने पाया जाता है।
पेशी उत्तक नाम से मालूम पेशियों के अंदर पाया जाएगा। पेशी उत्तक कहाँ पाया जाएगा? पेशियों के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, और अपन पढ़ेंगे रुधिर परिसरण तंत्र। ठीक है, तो रुधिर जो अपना है वो एक संयोजी उत्तक है, तो अपना यहां पर उसको पढ़ते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। ठीक है, तो ये अपना जो पोर्शन है ये अपन इसको अलग अलग पोर्शन में लेंगे, और इधर वाला पोर्शन है इसको अपन अलग लेंगे। ठीक है, इस पोर्शन को अपन अलग लेंगे। उपकला उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। ठीक है, और जो अपना ये वाला पादप उत्तक वाला पोर्शन है इसको अपन अलग लेंगे, वो अपना अलग पोर्शन अलग चैप्टर में लेंगे। इसके अंदर कौन कौन से थे? विभजोतक, विभजोतक, विभजोतक में यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा कि अब तक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहीं से पूछा जा रहा है। अब तक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यहीं से पूछा जा रहा है। विभजोतक 3 प्रकार का है। विभजोतक 3 प्रकार का है। शीर्षस्थ, शीर्षस्थ, विभजोतक, शीर्षस्थ विभजोतक। दूसरा है ये शीर्षस्थ, इसके नाम से मालूम चल रहा है ये प्लांट के शीर्ष भागों में पाए जाएंगे। ठीक है, प्लांट के शीर्ष भागों में पाए जाते हैं। विभजोतक देखो, देखिए नाम से मालूम चल रहा है इनमें विभाजन की क्षमता होती है, इनमें विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, इनके बार बार विभाजन पाया जाता है। शीर्षस्थ विभजोतक ये शीर्ष भागों में पाए जाएंगे। शीर्ष भागों में आपने देखा होगा जब अपने जो पेड़ पौधे उगते हैं तो उनका शीर्ष भाग होता है, वहीं से वृद्धि होता चल जाता है। आपने देखा होगा जैसे अपने कपास है, कपास को अपन बोते हैं तो कपास के ऊपर जो उसकी जो कलिका आती है, नवजात कलिका, उनको अपन वहां से तोड़ दें, उनको हटा देते हैं, फिर वो वृद्धि करेगा वो। ठीक है, फिर बड़े होंगे फिर वो उसको हटा देते हैं, फिर वृद्धि करेगा वो। उसको हटाने के बाद में वो नीचे फैल जाती है। ठीक है, और इस ये वाला जो उत्तक है शीर्ष विभजोतक, ये केवल लंबाई में वृद्धि करता है, केवल लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, अब ये लंबाई वृद्धि करने वाले अलग हैं और मोटाई में वृद्धि करने वाले अलग हैं। ठीक है, दूसरा है पार्श्व विभजोतक, पार्श्व विभजोतक। ये क्या है? पार्श्व लेटरल भाग। ठीक है, जैसे अपना ये लंबाई वृद्धि कर रहा है, ये इधर में पाया जाएगा। जब अपना प्लांट होता है, मान लीजिए ये प्लांट है, तो ये इधर में लेटरल पाया जाता है, पार्श्व में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी मोटाई में वृद्धि करेगा, मोटाई के लिए जिम्मेदार है, इसकी मोटाई के लिए जिम्मेदार है। और ये वाला शीर्षस्थ है, ये इसकी लंबाई के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये कहाँ पाया जाएगा? शीर्ष भाग पर पाया जाता है। यानी कि जो अपनी शाखाएं हैं और अपना तना है, उनके शीर्ष भागों पर कौन सा उत्तक पाया जाएगा? शीर्षस्थ विभजोतक, शीर्षस्थ विभजोतक। और पार्श्व विभजोतक या पार्श्व विभजोतक कहाँ पाया जाएगा? बगल में, साइड के अंदर, लेटरल पाया जाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है? इसकी मोटाई में वृद्धि करेगा, वो क्या करेगा? इसकी लंबाई में वृद्धि करेगा। ठीक है, तीसरा आता अपना अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभजोतक, अंतर्वेशी विभजोतक। पहला अपना है शीर्ष विभजोतक, दूसरा अपना है पार्श्व, तीसरा अपना है अंतर्वेशी विभजोतक, अंतर्वेशी विभजोतक। ठीक है, अब अंतर्वेशी क्या होता है? आपने देखा होगा ये अंतर्वेशी विभजोतक है, ये शीर्षस्थ विभजोतक का ही भाग है, ये शीर्ष विभजोतक का ही भाग है। इस शीर्षस्थ विभजोतक के छूटे हुए भाग अंतर्वेशी विभजोतक है। अब बात यह आएगी कि सर जब ये इसका भाग है, ये इसी का भाग है, तो कार्य क्या करेगा? जो इसका कार्य है वो इसका कार्य होगा, लेकिन इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है। अब देखा होगा
कि जो अंतर्वेशी विभोजक उत्तक है ये भी, इसमें भी विभाजन की क्षमता पाई जाएगी। और किसका भाग है ये? शीर्षस्थ विभोजक का भाग है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये शीर्ष भाग में नहीं पाया जाएगा, वो शीर्ष भाग में पाया जाएगा, केवल लोकेशन में चेंज है, स्थिति में चेंज है कि ये जो वाला है ये शीर्ष भाग में पाया जाएगा, लेकिन जो अंतर्वेशी विभोजक है ये शीर्ष भाग में नहीं पाया जाएगा। होता क्या है कि ये जो भाग हैं अंतर्वेशी विभोजक वाले, ये अपने शीर्षस्थ विभोजक के छूटे हुए भाग हैं, ये पीछे रह जाते हैं। जिस प्रकार अपन देखते हैं ना, कोई पैदल यात्रा चलती है, पैदल यात्रा के अंदर तो कुछ लोग पैदल पैदल चलते चलते, जो लोग कमजोर होते हैं, थोड़े वीकनेस होते हैं, जो अपने बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं, धीरे धीरे पीछे, और यात्री आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो पीछे रहने वाले हैं, जो कैंडिडेट, वो तो हैं तो इसी यात्रा के, ठीक है। तो इसी प्रकार हम मान कर चलिए कि उस यात्रा के अंदर ये जो उत्तक हैं, ये जो उत्तक हैं, ये शीर्षस्थ विभोजक से पीछे रह जाते हैं, इसी के पार्ट है ये है तो शीर्ष विभोजक, लेकिन क्या है, पीछे रह गए, ठीक है। काम वही करेंगे, लंबाई में वृद्धि करने का, लंबाई में वृद्धि करने का काम ये वही करेंगे, क्योंकि लंबाई में वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? लंबाई में वृद्धि करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात में अपने यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, यहां से क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है, कि निम्न में से लंबाई के लिए जिम्मेदार उत्तक है। इसमें तो क्वेश्चन, इसमें दो आएंगे, विभोजक आता है तो आपको ये टिक मार्क करना चाहिए, ठीक है। इसमें कैटेगरी देता है पार्श्व विभोजक, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, ठीक है। अंतर्वेशी और शीर्षस्थ में दोनों एक साथ आए तो प्रायोरिटी दोगे आप शीर्षस्थ विभोजक को, अंतर्वेशी को नहीं देनी है, ठीक है। और अंतर्वेशी और पहली बात तो एक साथ ही आएंगे नहीं, क्योंकि दोनों ही लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। और यदि आए तो आपको प्रायोरिटी देनी है शीर्षस्थ को। कई बार क्या करता है, ए ऑप्शन के अंदर देगा शीर्षस्थ और बी के अंदर देगा अंतर्वेशी और सी में देगा ए व बी, तो आपको ए व बी करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन क्या आएगा कि पेड़ पौधों की मोटाई में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार उत्तक है पार्श्व विभोजक। कौन सा है? पार्श्व विभोजक। और क्वेश्चन ये आए कि पौधों में विभाजनशील उत्तक पाया जाता है जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, कौन सा है? विभोजक। विभाजन की क्षमता पाई जाने वाले कौन सा है? विभोजक, ठीक है। तो ये इसके 3 प्रकार हैं और यहीं से क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है। ये लंबाई वृद्धि करेगा, ये मोटाई वृद्धि करेगा, ये लंबाई वृद्धि करेगा, लेकिन भाग किसका है? ये शीर्षस्थ विभोजक का भाग है। जिसमें मैंने बताया था आपको कल कि G0 प्रावस्था G1 का ही भाग है, तो ये भी प्रावस्था, ये भी स्थिति किसका? इसी का भाग है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी पहले अपन प्लांट को देख लेते हैं, प्लांट को देख लेते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे इनको, जो अपने ये उत्तक हैं, ये तो थे विभोजक, ठीक है। और इधर में आएंगे अपने सरल उत्तक, दूसरा आएगा जटिल उत्तक, और तीसरा आएगा विशिष्ट उत्तक। विशिष्ट उत्तक, ठीक है भाई, विशिष्ट उत्तक। तीसरा आएगा विशिष्ट उत्तक, ठीक है। तो अपना अब इसमें आप चलेंगे जटिल उत्तक। यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपने देखा होगा कि जटिल उत्तक में जाइलम और फ्लोएम आते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं जर्नल साइंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और जो अपने ये वाले भाग हैं, ये वाले भाग हैं, जाइलम और ये वाला है
फ्लोएम। ठीक है, अब इसमें विशिष्ट ऊतक होते हैं ये। ठीक है, इनके कई प्रकार होते हैं, लेकिन अक्सर जनरली अपन पढ़ते हैं कि ये तो ग्रंथिल होते हैं, ग्रंथियां पाई जाती है, तो इसके अंदर विशिष्टता होती है, इसमें ग्रंथियां पाई जाएगी, ग्रंथिल ऊतक, ग्रंथिल ऊतक। और आपने कई बार देखा होगा कि कई पेड़ पौधों के अंदर लैटेक्स क्षीर, जिसको अपन दूध बोलते हैं गांव की भाषा में, ठीक है, इस प्रकार आग का पौधा होता है, उसके अंदर व्हाइट सफेद दूध पाया जाता है, वो तो लैटेक्स होता है। तो दूसरे होते हैं लैटेक्स धर ऊतक, लैटेक्स धर, लैटेक्स धर ऊतक, लैटेक्स धर ऊतक। ठीक है, तो ग्रंथिल ऊतकों में ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, और लैटेक्स धर ऊतकों के अंदर लैटेक्स क्षीर। ठीक है, आपने देखा होगा रबर का निर्माण भी लैटेक्स या क्षीर से ही होता है, जो एक पेड़ पौधे से अपन दूध के रूप में एक गाढ़ा पदार्थ निकालते हैं, वो लैटेक्स होता है। उसी से अपन क्या निकालते हैं, उसी से अपन क्या बनाते हैं, रबर बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाइए जाइलम, जाइलम, अपन इसमें आएंगे जाइलम। अब देखिए इसमें जाइलम में क्या होता है कि मैं तो इसको लिखते हैं इंग्लिश में जाइलम ऐसे, जाइलम, एक एक को समझा रहा हूं, और पीडीएफ अपन कल डाल देंगे, आपको मिल जाएगी इसके अंदर। ठीक है, जाइलम, इसको लिखते हैं जाइलम, और दूसरा है फ्लोएम। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आपको मैं अभी ट्रिकली याद करा रहा हूं। फ्लोएम को लिखते हैं फ्लोएम। ठीक है, लेकिन मैं लिखूंगा जाइलम को जे से और फ्लोएम को एफ से, कोई दिक्कत नहीं है। जाइलम को जे से, फ्लोएम को, अब देखिए ये तो जे बना दिया, जे। ठीक है, तो ये तो नीचे है, ये जड़ है, ये क्या है, जड़ है। जड़ पानी खनिज लवण को सोखेगी और ऊपर पहुंचाएगी, जड़ पानी खनिज लवण को सोख के ऊपर पहुंचाती है अन्य भागों तक, जहां भोजन का निर्माण होता है, जहां जल की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा भोजन बनता है। इनकी उपस्थिति में भोजन नहीं बन पाएगा, तो ये यहां से क्या करेंगे, ये जड़ें यहां से खनिज लवण और पानी को ग्रहण करके ऊपर पहुंचाएगी। ठीक है, और यहाँ इस प्लांट की पत्तियां वगैरह है, यहाँ इसकी पत्तियां वगैरह है, और यहाँ पर भोजन का निर्माण होगा। फूड कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा। ठीक है, और फूड बनने के बाद में नीचे भी आएगा। ठीक है, अन्य स्थानों पर भी जाएगा। अब बात ये आती है कि सर ये पूछते हैं जाइलम का क्या कार्य है, जाइलम का क्या कार्य है। जाइलम खनिज लवण और जल को अवशोषित करके वो देके अन्य भागों तक स्थानांतरित करता है, अन्य भागों तक स्थानांतरित करता है। देखिए जाइलम के अंदर ऐसे ऐसे अपन जे बनाते हैं ना, तो ये जड़ बन गई ना, वो जड़ क्या सोखती है, पानी और खनिज लवण, और कहां पहुंचाएगी, ऊपर की ओर। ठीक है, अब एफ देख लीजिए, ये एफ है फ्लोएम, इसमें ये क्या है, टहनियां हैं, पत्तियां हैं, ऐसी बना लो। यहां क्या बनेगा, भोजन। ठीक है, और बना हुआ भोजन कहां आएगा, नीचे की ओर। तो फ्लोएम क्या करता है, बने हुए भोजन को, बने हुए भोजन को पेड़ पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है, और नीचे भी पहुंचाएगा वो। ठीक है, नीचे अपना जो स्टेम है, तना है, वहां तक भी पहुंचाएगा। कौन, फ्लोएम। तो जाइलम का कार्य क्या हो गया, तो जाइलम का कार्य क्या है, जाइलम का कार्य देखिए आप, जाइलम का कार्य, तो यहां से कार्य पूछे जा रहे हैं। जाइलम कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित, जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों को पेड़ पौधों के अन्य भागों तक
पहुंचाना, ये जालम का कार्य है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, जहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ मैं फोकस दे रहा हूँ। ठीक है, फिर जैसे अपना ये टॉपिक अपन PDF डाल देंगे और समाप्त करने के पश्चात में इस पर क्वेश्चन करेंगे अपन, वहाँ क्लियर हो जाएगा। दूसरा अपना है फ्लोएम। फ्लोएम ये क्या कार्य करता है? पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन या पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन या कार्बनिक पदार्थों को नीचे तने की ओर व अन्य भागों में पहुंचाना। ठीक है, तो ये अपने यहाँ से जो मेन है यहाँ से उठते हैं। अब थोड़ा अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार डायग्राम बनाते हुए। और सरल उत्तक का तो अपना अलग ही है। सरल उत्तक का अपन जो 3 भाग डिवाइडेशन है उनको अपन अलग ही एक एक को करके अपन यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, अब बात यह आएगी कि आपने NCERT में दे रखा है जो अपना ये स्टेम है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर इस हिस्से के अंदर हैं, यहाँ विभजोतक, शीर्ष विभजोतक पाया जाएगा। यहाँ पर कौन सा विभजोतक? शीर्षस्थ विभजोतक। ठीक है, और यहाँ पर बीच के अंदर ये पाया जाएगा पार्श्वीय या पार्श्वीय विभजोतक, पार्श्वीय या पार्श्वोतक। और जो अपना अंतर्वेशी विभजोतक पाया जाएगा, ठीक है, वो यहीं कहीं ना कहीं बिखरा हुआ मिलेगा आपको, यहीं कहीं छूटा मिलेगा। ये कौन सा है? अंतर्वेशी विभजोतक। मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इसका मेन पार्ट है ये वाला है। ठीक है, यहाँ विभजोतक पाए जाएंगे, इसमें विभाजन की क्षमता सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, और जो ये हैं इनके अंदर इनकी अपेक्षा कम पाई जाएगी, बाकी इनमें सभी के अंदर विभाजन पाया जाएगा। सर्वाधिक विभाजन क्षमता किसमें पाई जाएगी? विभजोतक के अंदर। किसमें? विभजोतक में। कौन से में? शीर्षस्थ विभजोतक के अंदर, शीर्षस्थ विभजोतक के। और ये क्या करेंगे? लंबाई में वृद्धि। और ये वाला अपना जो है पार्श्व विभजोतक, ये क्या करेगा? मोटाई में
ये क्या करेगा, मोटाई में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट, ये वाला जो आपका अंतर्वेशी है, अंतर्वेशी हैं ये वाले सारे, ये क्या करेंगे, ये भी लंबाई में वृद्धि करेंगे, लंबाई में वृद्धि करेंगे, ठीक है। और दरअसल ये जाइलम फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं, ये स्थायी है, परमानेंट टिश्यू है, स्थायी उत्तक है, ये परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। तो ये जाइलम फ्लोएम, जाइलम तो यहाँ से जो पत्तियां हैं, यहाँ से बने हुए भोजन को, सॉरी यहाँ जो जड़ें हैं, यहाँ से जो जड़ें जल व खनिज लवणों का अवशोषण करेगी, उनको जाइलम ऊपर की ओर लेकर जाएगा। ये काम कौन करेगा, जाइलम, ठीक है। और यहाँ से जो भोजन वगैरह बना है, यहाँ से उनको नीचे की ओर लेकर आएगा। ये काम कौन करेगा, फ्लोएम, फ्लोएम। तो मेरे मुताबिक शायद आपको डायग्राम बनाने के बाद में कई क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पर जो इसका भाग, ऊपर वाला भाग है, यहाँ पर विभोजोतक, शीर्षस्थ विभोजोतक पाया जाएगा, बीच के अंदर भाग है वो पार्श्व विभोजोतक पाया जाएगा, शीर्षस्थ विभोजोतक है वो लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, और शीर्षस्थ विभोजोतक के अंदर विभाजन की क्षमता सबसे अधिक होती है, बहुत अधिक, बहुत जल्दी इसमें विभाजन होता है और ये लंबाई में वृद्धि कर जाता है। उसके पश्चात में जो बीच के अंदर है, ये स्टेम है, ये तना है, ठीक है। तने के अंदर बीच में क्या पाए जाएंगे, पार्श्व विभोजोतक पाए जाएंगे, ये भी विभाजनशील है, इनके अंदर भी विभाजन की क्षमता पाई जाती है। लेकिन ये क्या करेंगे, केवल पेड़ या प्लांट की तने की मोटाई में वृद्धि करेंगे, ठीक है। तने की ग्रोथ केवल होगी मोटाई के अंदर, तने का आकार बढ़ता जाएगा, तने का आकार बढ़ता जाएगा, और ये मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। उसके बाद में जो शीर्षस्थ विभोजोतक के भाग छूटे हुए हैं, वो बीच बीच में कहीं पीछे छूट गए, पीछे छूट गए, वो कहलाएंगे अंतर्वेशी विभोजोतक, अंतर्वेशी विभोजोतक। इनके अंदर भी विभाजन की क्षमता पाई जाती है, ये भी विभाजनशील है, और ये किसके भाग हैं, ये विभोजोतक शीर्षस्थ के भाग ही हैं, इसलिए उसके समान कार्य करेंगे। तो ये भी प्लांट की या पौधे की लंबाई वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं, ये भी क्या करेंगे, लंबाई वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा, जाइलम फ्लोएम, जहां से क्वेश्चन पूछ जा रहा है, मैंने इसका सारा डायग्राम दे दिया है, जहां से क्वेश्चन उठ रहा है मैं डायग्राम में दे दिया है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये तो है फ्लोएम, ठीक है। यहाँ जो भोजन बनेगा, पत्तियां, हरी पत्तियां फोटोसिंथेसिस पीएस से भोजन बनाएगी, उसको सभी भागों में पहुंचाएगा कौन, फ्लोएम, कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम। बने हुए भोजन का स्थानांतरण, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, फ्लोएम करता है। जबकि जाइलम, जे फॉर जाइलम और एफ फॉर फ्लोएम, मैंने बताया था आपको। जाइलम क्या होता है, ये जड़ें हैं, ये जा रही जड़ें, ऐसे ऐसे जड़ें आ रही है। तो जाइलम क्या करता है कि जड़ें जो पानी व खनिज लवणों का अवशोषण करती है, उनको कहाँ तक पहुँचाएगा, पत्तियों तक पहुँचाएगा, और पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया से भोजन बनाएगी, जिसको फ्लोएम लेकर जाएगा। तो मुख्य भूमिका किसकी है, जाइलम की है, मुख्य भूमि किसकी है, जाइलम की है। क्योंकि जाइलम जब पानी व खनिज लवण उसके शीर्षस्थ भाग तक नहीं पहुंचाएगा, तब तक फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी तो फिर फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण नहीं होगा प्लांट के अंदर, और प्लांट एनर्जी के अभाव में सूख जाता है, ठीक है। तो अपना कंप्लीटली एक प्लांट के रूप में ये प्लांट टिश्यू हो गया, ठीक है, अपना एक पार्ट हो जाता है। अब ये सारे के सारे बताए मैंने आपको, विभोजोतक, पार्श्व विभोजोतक, अंतर्वेशी, ठीक है, ये हैं अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक। इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त नहीं होगी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जिन उत्तकों में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, ठीक है, वो उत्तक बन जाते हैं स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक, जिनके अंदर विभाजन की क्षमता बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर क्षमता हो जाती है, विभाजनशील नहीं होते वो, ठीक है। उनको कहते हैं अपन स्थायी उत्तक। क्या कहते हैं, स्थायी उत्तक। तो स्थायी उत्तक तीन प्रकार के हैं, सरल उत्तक,
जटिल उत्तक दोनों ये रहे, ये जटिल उत्तक के भाग बताए थे ना आपको, सरल उत्तक, जटिल उत्तक और विशिष्ट उत्तक। परमानेंट टिश्यू इट्स मीन स्थायी उत्तक 3 प्रकार के हैं, सरल उत्तक, ठीक है, वो भी 3 प्रकार के हैं और पढ़ेंगे। उसके बाद में आएगा जटिल उत्तक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, उसमें 2 आएंगे, फ्लोएम एंड जाइलम। इनके तो हिंदी नाम है, ठीक है, दारू आदि दारू, उनको उनमें मत आना आपको तो जहां से याद हो अच्छा लगे वहीं वैसे याद करना है। आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, इंग्लिश वर्जन भी मिलेगा और हिंदी वर्जन भी मिलेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि ये कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम क्या है, जटिल उत्तक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। उसके बाद आएंगे विशिष्ट उत्तक, विशिष्ट उत्तक, ठीक है, वहां मैंने आपको 2-3 बताए हैं और विशिष्ट उत्तक का एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, उसके अलावा बताऊंगा। पहला था आपको ग्रंथिल उत्तक, ग्रंथिल उत्तक, दूसरा था आपका लेटेक्स दर, लेटेक्स दर, ठीक है, ग्रंथिल उत्तक और लेटेक्स दर उत्तक। ग्रंथिल उत्तक में आप देखा होगा कि जैसे अपन नारंगी वगैरह अपन खाते हैं, उनके अंदर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं अंदर, जिसके अंदर जूस सैक भरा होता है, ठीक है, वो उत्तकों के अंदर ही पाया जाता है, उसके उत्तक को खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उसके उत्तक ही कहलाते हैं, वो ग्रंथिल उत्तक हैं, ठीक है। जिनके अंदर लेटेक्स दर के अंदर, जिनके अंदर दूध, लेटेक्स या क्षीर पाया जाता है, उनमें क्या होते हैं, लेटेक्स धर उत्तक कहलाते हैं, ठीक है, लेटेक्स धर उत्तक कहलाते हैं। उनके दूध का उपयोग विशेष प्रकार में किया जाता है, विशेष कार्य भी किया जाता है, मेडिसिन बनाने के अंदर किया जाता है, या फिर किसी जैसे रबर के निर्माण किया जाता है, तो अलग अलग के अंदर, ठीक है। तो लेटेक्स क्षीर के रूप में, जिससे क्षीर बाहर निकलता, लेटेक्स बाहर निकलता है, वो कहाँ से आएगा, लेटेक्स दर उत्तकों से बाहर निकलता है। उन उत्तकों में ये लेटेक्स या क्षीर या दूध भरा रहता है, ठीक है, जिनको अपन जैसे ही क्षतिग्रस्त करते हैं तो वो बाहर निकलता है, ठीक है, जिसको अपन इकट्ठा कर लेते हैं। ग्रंथि उत्तक में ग्रंथियां बन जाती है, छोटी छोटी ग्रंथियां बन जाती है, उन ग्रंथियों के अंदर वो भोज्य पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ भरा होता है, जैसे उनको क्षति पहुंचती है उनको अपन वहां से नष्ट करते हैं तो वो बाहर निकलता है। तो ये अब अपनी बात आई थी कि मैं इसको कंप्लीट करा चुका, अब अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्थायी उत्तक। कौन से पढ़ेंगे, स्थायी उत्तक। देखिए स्थायी उत्तक पढ़ेंगे। स्थायी उत्तक में मैंने आपको 2 पढ़ा दिए, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक पहला है सरल उत्तक, दूसरा है जटिल उत्तक, जटिल उत्तक, और तीसरा है विशिष्ट उत्तक, विशिष्ट उत्तक, विशिष्ट उत्तक, ठीक है भाई। पहला है अपना सिंपल टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू और तीसरा है स्पेसिफिक टिश्यू, विशिष्ट उत्तक, ठीक है। तो अपना सरल उत्तक है, ये भी 3 प्रकार का है। आज मैं आपको चार्ट से कंप्लीटली जो अपन टॉपिक पढ़ना है पूरा कंप्लीटली वो समझा रहा हूं, कंप्लीटली चार्ट के द्वारा, ठीक है। जो अपना चार्ट बड़ा बनने वाला था मैंने इसको यहीं क्लियर कर दिया कि अपन समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम यहाँ से बहुत कुछ क्वेश्चन निकाल लेंगे, उसके बाद में आपको PDF मिल जाएगी। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसका सलूशन कर लेंगे। लेकिन आपसे फिर मैं कह रहा हूँ कि इस हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं, सरल उत्तक 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से, मृदु उत्तक, मृदु उत्तक, स्थूल कोणोत्तक या स्थूल कोण उत्तक, बात एक ही है। पहला है मृदु उत्तक, दूसरा है स्थूल कोण उत्तक और तीसरा है
दृढ़ोत्तक, तीसरा है दृढ़ोत्तक। ठीक है, वही मैंने आपको पहले बता ही दिए थे। जाइलम और ये फ्लोएम समझा भी थी मैंने आपको, और ये आपको मैंने दो बताए थे, कौन कौन से, ग्रंथिल उत्तक और दूसरा कौन सा था, लैटेक्स दर। लैटेक्स दर। ठीक है, अब ये जो अपना मृदु उत्तक है ये भी फिर दो प्रकार का है। मृदु उत्तक दो प्रकार का है। पहला है हरित मृदु उत्तक और दूसरा है वायवीय मृदु उत्तक। ठीक है भाई, अपना एक पार्ट इधर मैंने कर दिया था। कौन सा वाला पार्ट था वो, कौन सा वाला काम पार्ट ले रहा था, विभजोत्तक वाला। ठीक है, और दूसरा पार्ट है ये स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक कितने प्रकार के हैं देखिए, सरल उत्तक, जटिल उत्तक और विशिष्ट उत्तक। इसके दो प्रकार हैं मृदु उत्तक, इसमें हरित मृदु उत्तक और वायु मृदु उत्तक। सरल उत्तक के तीन प्रकार है, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। ठीक है, और फिर इसके दो प्रकार बता रखे हैं। अब देखिए मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। ठीक है, सर्वाधिक यांत्रिक सहायता कौन पहुंचाता है, दृढ़ उत्तक। ये दृढ़ होते हैं, हवा के झोंकों से आने वाले हवा के झोंके से पेड़ पौधे, इनकी टहनियाँ न टूटे, उन हवा के झोंकों का प्रतिरोध कर सकें, उनके लिए जिम्मेदार है दृढ़ उत्तक। ये भी यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और ये भी करता है, लेकिन इसके अलावा और भी कार्य हैं जो वहाँ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इन सभी के अंदर यांत्रिक सहायता का गुण पाया जाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये दृढ़ होते हैं, ये तो कठोर होते हैं। ठीक है, स्थूल कोण उत्तक ये होते हैं लचीले, ये भी लचीले होते हैं। जैसे टहनी शाखा ऐसे आराम से लचीलेपन में आ सकती है। ठीक भाई, अब बात आएगी, ये दो प्रकार के हैं मृदु उत्तक। हरित मृदु उत्तक, ये हरे रंग के होते हैं, नाम से मालूम चल रहा है। हरित मृदु उत्तक ये हरे रंग के होते हैं, इनके नाम से ही मालूम चल रहा है। दूसरा है वायवीय मृदु उत्तक, वायवीय मृदु उत्तक। ठीक है, हरित मृदु उत्तक उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जो पौधे के हरे भाग होते हैं। ये हरित मृदु उत्तक अर्थात मृदु उत्तक के दो डिवाइडेशन हो गए, हरित मृदु उत्तक और वायवीय मृदु उत्तक। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो मृदु उत्तक वहीं पाया जाता है, या तो पेड़ के या पौधे के हरे भागों में पाया जाएगा। ठीक है, और वो हरे भाग क्या करते हैं, ये हरे भाग प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। अर्थात ये कहा जाए कि कौन से उत्तक में स्वयं भोजन बनाने की क्षमता पाई जाती है। क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन से उत्तक में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, या कौन से उत्तक में स्वयं भोजन बनाने की क्षमता पाई जाती है। तो आप यहां पर लिखोगे हरित मृदु उत्तक, हरित मृदु उत्तक। ठीक है, और बात दूसरी कि ये ऑप्शन नहीं हो, ठीक है, और इनके साथ ऑप्शन में हो, मान लीजिए ए ऑप्शन ये हो, यानी कि ए ऑप्शन मान लीजिए मृदु उत्तक
बी ऑप्शन स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, और सी ऑप्शन दृढ़ोत्तक, ठीक है, और डी उपरोक्त सभी। तो आप क्या करोगे, मृदुत्तक, क्योंकि जो प्रकाशन क्रिया के द्वारा भोजन बना रहा है वो किसका पार्ट है, वो मृदुत्तक का ही पार्ट है, ठीक है, इसी का पार्ट है। इसी के अंदर दोनों उत्तक हैं, इसी के अंदर कौन कौन से हैं, हरित उत्तक भी है, हरित मृदुत्तक भी है, और वायु मृदुत्तक भी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में आपने देखा होगा, सारे के सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन के अनुसार आते हैं, और ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन अपन देख करते हैं। वही क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ रहा है तो उसका आंसर अलग होगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया, उसके ऑप्शन चेंज कर दिए, ठीक है, और उसी क्वेश्चन का हमने अलग अलग ऑप्शन कर दिए, उनको उससे चेंज कर दिया तो उसका आंसर अलग होगा। इसलिए आप कभी भी क्वेश्चन पूछते हो तो टीचर्स ये पूछता है कि ऑप्शन बताइए, क्योंकि जो आज के दिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे सारे ऑप्शन बेस्ड हैं। ऑप्शन चेंज कर दोगे, ठीक है, तो उत्तर चेंज हो जाएगा। उसमें संभावना आती है कि संभावना कितनी है, इसमें इतनी संभावना, इसमें 80%, इसमें 90% है। जो सर्वाधिक अधिक होता है, संभावित होता है, उसको अपन टिक मार्क करके आगे बढ़ते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन बेस्ड। जैसे मैं आपको साइटोलॉजी के अंदर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, अपने 40-50 क्वेश्चन वहां से आएंगे, वो सारे के सारे ऑप्शन बेस्ड हैं। और जब तक अपन किसी चैप्टर को पढ़ते हैं और चैप्टर पढ़ने के पश्चात में उस पर एक्सरसाइज नहीं की कि हमें कितना सीखा, कि हमें कितना आया, ठीक है, जब तक एक्सरसाइज नहीं की, जब तक आपको कंप्लीटली लर्निंग नहीं होता है और लर्न नहीं होता है, ठीक है, तब तक लर्न नहीं होगा। उसमें यही समस्या है। जब तक आपका चैप्टर समाप्त हो जाए, उस चैप्टर के पश्चात में प्रत्येक टॉपिक को देखिए, और टॉपिक पर पहली बात आप खुद पढ़ते हो तो आपको थ्योरी पढ़ा दी, तो टॉपिक 1 देखिए, उस टॉपिक पर क्वेश्चन खुद बनाइए, उस टॉपिक पर 5 बनाओ, 6 बनाओ, 7 बनाओ, 10 बनाओ। और क्वेश्चन बनाने के पश्चात में मान लीजिए आपसे सर 8-9 क्वेश्चन तो आ गए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो डाउटेबल हैं, ठीक है, उसको आप कमेंट कर दीजिए कि सर इसमें हम क्या आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ही अपना टॉपिक समाप्त होता है, उसके अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, तो अपना वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। क्योंकि कुछ जो साइड के क्वेश्चन हैं जो टॉपिक से रिलेटेड हैं, लेकिन अगले आने वाले टॉपिक में आएंगे, दूसरे चैप्टर में आएंगे, उनको भी कई बार हम, क्योंकि वो उससे रिलेटेड हैं, इसलिए उनको वहां डाल देते हैं। अब कोशिका मैंने आपको पढ़ाई है, कोशिका विज्ञान पढ़ाया है, कोशिका विज्ञान मानव की मूलभूत इकाई कोशिका, सारी जो फंक्शन है, सारे कार्य कहाँ हो रहे हैं, कोशिका में हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई से क्वेश्चन उठा सकते हो। कोशिका के अंदर केंद्रक भी होता है, केंद्रक में गुणसूत्र भी होते हैं, ठीक है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, अंतःपरत जालिका भी होती है, ठीक है। तो सारे क्या होते हैं, उसी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं। तो हम उनको क्या, कोशिका से संबंधित क्वेश्चन साइड उठा देते हैं। गुणसूत्र नाम किसने दिया, ठीक है, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, किसमें सर्वाधिक होती है, किसमें सबसे कम होती है, इन क्वेश्चनों को रिलेटेड अपन लेकर पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, डीएनए में कौन शर्करा पाई जाती है, इसका पूरा नाम क्या है, तो अपन सारा इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन ये आपको बता दिया मैंने कि मृदुत्तक 2 प्रकार का, हरित मृदुत्तक और वायुव्य मृदुत्तक। और केवल हरित मृदुत्तक में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। ये हरे पेड़ पौधों के हरे भागों में पाया जाता है। लेकिन ये वायुव्य मृदुत्तक हैं, ये फ्लोटिंग में सहायक है, ठीक है, फ्लोटिंग में सहायक है। जैसे हम दिखाओ, सिंगाड़ा होता है, पानी के अंदर तैरता रहता है, सिंगाड़ा पानी में तैरता रहता है, और उस सिंगाड़े को तैरने के लिए जो उत्तक जिम्मेदार है वो है वायुव्य मृदुत्तक, ठीक है। उसके अंदर हवा भर जाती है, हवा भर जाती है, और ये जल के ऊपर फ्लोटिंग करता है, तो अपने सारे क्या हो गए, आज ये स्थायी उत्तक हो गए कंप्लीटली। 3 प्रकार के, सरल, जटिल, और ये मैंने आपको समझा ही दिए कंप्लीटली अपने ये है। और अपने स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक और मृदुत्तक में मैंने आप समझा ही दिए। अपन नेक्स्ट इनको लेंगे, स्थूल कोण उत्तक को और दृढ़ उत्तक को। उसके बाद अपने इनमें जो कुछ एग्जाम्पल है वो अपन लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके जो समझ में नहीं आया हो उसको कमेंट कर दीजिए, ठीक।
ठीक है। और हमारे वीडियो को आपको अच्छा लगे लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, और अपने साथियों को तक पहुंचाइए जो एग्जाम ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। साइकोलॉजी के अंदर मैं बताया 2 क्वेश्चन निश्चित है, वहां से निश्चित होते हैं, ठीक है। तो मेन टॉपिक है उनसे रिलेटेड हम करते आ रहे हैं। सेल के बाद में उत्तक ही आता है, इसलिए हमने उत्तक किया है। कंप्लीटली मैंने आपको जो क्वेश्चन आते हैं ओरली मैंने आपको बता दिए हैं। आज अपना वीडियो यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट अपन कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।